उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर जो राजनीति शुरू हुई थी उसका पहला राउंड आज आप कह सकते हैं पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी मदरसे हैं उनका पूरा लेखा जोखा, पूरा कच्चा चिट्ठा अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे में क्या मिला या फिर मिला भी कुछ। मदरसों के सर्वे को लेकर शुरुआत आसाम से हुई थी। 3 मदरसे बुलडोजर से ढाए गए। उसके बाद यूपी में भी दावे किए गए कि मदरसों का सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि देखा तो जाए कि इनका कोई टेरर लिंक तो नहीं, देखा तो जाए कि इनमें कहां से पैसा आ रहा है, जिहादी तालीम तो नहीं दी जा रही, कट्टरता का कोर्स तो नहीं पढ़ाया जा रहा। इस तरह की दलीलें दी गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी जितने विक्टिम कार्ड खेले जा सकते थे वो खेले गए। आरोप लगाए गए कि मदरसों का ये सर्वे दरअसल मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने से रोकने की एक चाल है। ये भी आरोप लगाए गए कि सरकार की मंशा मदरसों को बंद कराने और उन पर फिर बुलडोजर से उन्हें ढाने की है। सर्वे को संविधान के खिलाफ भी बताया गया, यहां तक कि सर्वे को छोटा एनआरसी तक कह दिया गया। अब जबकि पूरा सर्वे हो चुका है तो सवाल है कि मदरसों में आखिर क्या गलत मिला या कुछ गलत मिला भी, इसी पर बहस होगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं उसको हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं गरीब मुसलमानों के बच्चे आदर्श नागरिक ना बन सकें, उन मुख्य धारा में ना जोड़ा जा सके, उन्हें ब्लैकमेल करके अपने अनुसार कार्रवाई करावें। सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। 50 तो लड़का 20 तो लड़का लेके एक मदरसा खोल लेता है, कोई इसको हिसाब वगैरह कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मान्यता प्राप्त तो अगर प्राथमिक विद्यालय में कोई प्राइमरी की भी शिक्षा दे रहा है तो भी मतलब उसको अवैध मान करके बंद किया जाता है, तो मदरसे क्या कोई अलग से आए हुए हैं? तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था, ये मदरसा पॉलिटिक्स का पहला राउंड था। अब दूसरा राउंड शुरू होगा इस सवाल के साथ कि आखिर इस पूरे सर्वे के बाद मिला क्या। क्या वो सारे आरोप जो जिहाद और टेरर फंडिंग के नाम पर जो चिंताएं जाहिर की जा रही थी, क्या उसमें कोई दम दिखा? ऐसा कुछ क्या इन मदरसों में मिला या फिर इन आरोपों में दम है जो इस सर्वे के विरोधी लगातार लगा रहे थे? या फिर ये कुल मिलाकर एक राजनीतिक नूरा कुश्ती तो नहीं रही? ये वो सवाल है कि मदरसों का सर्वे ही था या उनके शुद्धिकरण की कोशिश थी। अब सर्वे में निकला क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या जिन चिंताओं को लेकर सरकार ये सर्वे करा रही थी उनसे जुड़ा हुआ कोई सबूत मिला क्या सरकार को? और साथ ही कहीं ये शोर पूरे तरीके से सियासी तो नहीं रहा? ये सवाल जरूर उठेगा। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। तो 2-3 हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है और मुसलमान समाज आके तोड़ रहा है कि हमको ऐसा मदरसा नहीं चाहिए जहां में अल कायदा का काम होता है। बिकॉज अल कायदा का काम होने का साथ साथ वो मदरसा का अपना कैरेक्टर चेंज हो जाता है।
तो यूपी में मदरसों के सर्वे से दो खबरें सामने आई है। पहली तो ये कि करीब 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले, यानी जो मान्यता ना होने पर भी चल रहे थे। और दूसरी बड़ी खबर ये कि करीब 100 मदरसे कागजी मिले, यानी कागजों पर तो हैं लेकिन जमीन पर उनका कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है। सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के बयान आए, तीनों ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन ये किसी ने साफ नहीं किया क्या इन मदरसों में कोई गैर कानूनी या देश विरोधी गतिविधि से जुड़ी कोई सबूत या कोई जानकारी उन्हें मिली या नहीं। इन्होंने पॉलिटिकल ब्लेम किए, लेकिन ये नहीं बताया कि इन मदरसों में देश विरोधी या समाज विरोधी भी कुछ मिला या सिर्फ वो दावा भर रह गए। रिपोर्ट आ गई है और जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको बंद करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। सर्वे इसीलिए यही कराइए कि वो गाइडलाइन के अनुरूप मदरसे चलें, कि मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं गरीब मुसलमानों के बच्चे आदर्श नागरिक ना बन सकें, उन मुख्य धारा में ना जोड़ा जा सके, उन्हें ब्लैकमेल करके अपने अनुसार कार्रवाई करावें, तो इसलिए वो घबराहट भी है। इस शुरुआत में कुछ विपक्षी दलों ने जरूर ये कोशिश की कि इस सर्वे को मकसद से भटकाया जाए, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है। वो चाहता है कि उसके नौजवान भी अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़े। प्रदेश भर के हर कोने से सबने इसका सहयोग किया और विपक्ष के मंसूबों पे पानी फेरने का काम हुआ आम जनता द्वारा, अपने मुस्लिम आवाम द्वारा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उतने ही दावे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। आपको स्क्रीन पर विजय शंकर तिवारी दिखाई दे रहे हैं, VHP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना एजाज अतर भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल विजय शंकर तिवारी, और हमारे साथ मोहसिन रजा है, यूपी सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, सबसे पहला सवाल तो आज जब ये डिबेट हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, यही होगा कि अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि सर्वे में क्या कुछ गैर कानूनी मिला? क्या इस सर्वे में उन ऐसे कोई सबूत मिले जो इस बात की तस्दीक करते हों, उन चिंताओं की तस्दीक करते हों जो इनकी फंडिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही थी? इसकी फाइंडिंग्स पर इतनी चुप्पी क्यों है? मोहसिन रजा जी, आप ही से सवाल है मेरा। निधि, देखिए अभी आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई, और जहां तक बात की जाए सर्वे की, तो सर्वे समय समय पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कराना चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं कराया। ये आदरणीय योगी सरकार ने भी कराई, और हमने जब देश में आदरणीय मोदी सरकार आई तो हमने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कराई, इसलिए कि मुख्य धारा से भी जोड़ना है। और लेकिन जो बात आपने एक सवाल और भी खड़ा किया, जिन मदरसों को जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनकी बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, जो रिपोर्ट आने वाली है, और जैसा कि संकेत मिल भी रहे हैं हम लोगों को, बहुत से नंबर्स आ भी गए, आपको भी पता है, कई हजार ऐसे मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। आप जिस तरह से उस पर सियासत कर रहा है विपक्ष, उसे देश और प्रदेश की सुरक्षा से या उन बच्चों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ एक नाम पर अपनी रोटी सेकनी है, इसलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन हमारा अपना मानना यह है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का मत ये रहता है कि वो बच्चे मुख्य धारा से जुड़े, अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ NCERT और मॉडर्न एजुकेशन लेकर, जिस तरह से हम लोगों ने मदरसों को NCERT के आदरणीय योगी सरकार में पहली बार कोई राज्य ने NCERT की पढ़ाई शुरू की, और उसके साथ साथ में सारा आधुनिकीकरण किया। मदरसा पोर्टल लेकर हम आए 2017 से 22 में, और अब जो सर्वे हो रहा है इसमें जो बेचैनी है वो उन लोगों की है जो मदरसा माफियाज हैं, जिन्होंने मदरसे के नाम पर मुस्लिम समाज का दोहन किया है और देश की और प्रदेश की और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो आपको बताना होगा। ठीक है, आपका कहना है कि साहब हमको अनुदान नहीं चाहिए, हम कब कह रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो मदरसे हमारे अनुदानित हैं हम उनके साथ में हैं, और वहां पर और बेहतर व्यवस्था आदरणीय योगी सरकार ने और देश में आदरणीय मोदी सरकार ने की है। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बहुत से हजारों की तादाद में ऐसे मदरसे हैं जो हमारे यहाँ से रजिस्टर नहीं है, मदरसा पोर्टल पर भी नहीं उनका कोई लेखा जोखा है, तो ये एक बच्चों के भविष्य और उनकी जिंदगी से जुड़ा मसला है, और साथ साथ देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है कि कौन लोग वहां पर हैं, कौन शिक्षा दे रहा है,
कौन लोग वहां फंडिंग कर रहे हैं, कहां से इमदाद मिलती है, तो इसका लेखा जोखा भी तो कम से कम सरकार के सामने रखना चाहिए। सर, इसी से तो जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ तो आपके ओपोनेंट्स का, विरोधियों का सवाल है कि ये जो आपकी पार्टी से जुड़े कई लोग कहते रहे जिहादी तालीम को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, ये जो इस तरह के आरोप लगाते रहे, उस सिलसिले में, इन आरोपों के सिलसिले में क्या मिला? नहीं, ये चीज तो अभी जब रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट जब सामने आएगी वो सार्वजनिक होगी, वो सरकार के पास जब आएगी तो वो रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपसे छुप नहीं जाएगी। लेकिन ये तो माना गया है ना, कुछ जगहों पर इस तरह की चीजें भी मिली थी, तो ये चिंता का विषय है। हमारी एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर और खास करके सुरक्षा देना उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों को। तो वो सुरक्षा से जुड़ा भी मामला उससे देखा जाएगा, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों को उससे निधि जोड़कर देखा जा सकता है। आप उसको आप अलग नहीं कर सकती अदिति। और ये चीज को उठाना कि साहब खाली हमारे समाज को परेशान किया जा रहा है, तो मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, हालांकि थोड़ा सा चुभने वाली बात है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुभने वाली बात इसलिए है कि आप देखिए, जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, हर आदमी नहीं उठा रहा है, आम आदमी तो सहमत है कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मदरसे से भी निकलकर वो हमारे IAS IPS भी बनेंगे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था सरकार दे। रक्षा, प्रदेश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। एक बात हो जाने दीजिए, थोड़ा सा चुभने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि देश आजाद हुआ और देश जो बांटा गया था वो धर्म के नाम पर बांटा गया था। जो धर्म की आड़ में रोटी सेकना चाहते हैं, तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, ये मदरसे तो धार्मिक मदरसे अगर थे तो आपके ये मदरसे आपको लेके चला जाना चाहिए था वहां पर। तो धार्मिक मदरसे आप यहां क्यों छोड़ गए? जब देश आपने धर्म के नाम पर देश बांट लिया तो ये मदरसे वहां जाना चाहिए थे, नहीं गए। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, सुरक्षा भी दी, व्यवस्था भी दी, और आगे भी आपको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ हो, अकाउंटेबिलिटी तय ना हो, ये तो भाई गैर जिम्मेदाराना बात है, इसका जवाब तो देना होगा प्रबंधन को। ठीक है, सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तक क्या निकल कर आया। अब आप काउंटर्स लीजिए। पहले तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं सुरक्षा से खिलवाड़ और जवाबदेही तय ना हो, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था अदिति जी, और इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए जवाब देने से कतरा रहे थे कि सर्वे जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बीजेपी के कई मंत्री ने, कई बड़े बड़े नेता ने जो पॉलिटिक्स खेलना था, जो राजनीति खेलना था, जो नफरत फैलाना था, उन लोगों ने तो नफरत फैला दिया। उन लोगों ने तो स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे ये टेररिस्ट का हब है, यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं। लेकिन आज जब सर्वे कंप्लीट हुआ है तो इन्हें तो कुछ डेटा लेके आना चाहिए, कुछ प्रूफ लेकर के आना चाहिए, या ये फिर एक नॉर्मल सा एक ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि इलीगल जो है, गैर मान्यता प्राप्त है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ये तो होना ही है। अगर जब एक सोसाइटी के अंदर में एक मदरसा को एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर अगर सरकार कोई नया कानून लाएगी, बोली कि आप उसमें रजिस्टर करो, तो उसमें भी रजिस्टर करेंगे। उनका जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो होना है। आप एक तरफ देखिए, मदरसा है क्या? एक इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है मदरसा। उसी तरीके से और भी संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको दूसरी संस्था चलाती है। तो ये तो कोई अजूबा है नहीं, ये आजादी से पहले से है और आजादी के बाद भी, आजादी के बाद ये कम हो गया। तौसीफ अहमद खान वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करें। अब एक कमेंट मुझे लेने दीजिए सब गेस्ट का। आपसे भी मेरा सवाल ये था, जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की जाती है तो क्या इससे इंकार किया जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ना। जल्दी से एक कॉमेंट राशिद शरीफ इसी सवाल के जवाब में आपका भी। भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, जवाबदेही फिक्स ना हो, स्क्रूटिनी ना हो। बिल्कुल सब चीज जो भी मैं सुन रहा था हमारे मोहसिन रजा साहब को कि वो बता रहे कि मदरसे पाकिस्तान लेके चले जाइए, मदरसे है सो आप उधर लेके चले जाइए, भविष्य की फिक्र उनको और बच्चों की फिक्र उनको, उनके मुस्तकबिल की फिक्र उनको, सुरक्षा की फिक्र उनको। इतनी फिक्र कहाँ से हो गई? इतनी फिक्र कहाँ से हो गई? ये अरबी मीडियम है, ये जैसा इंग्लिश मीडियम है, जैसा हिंदी मीडियम है, जैसा तेलुगु मीडियम है। मैडम आपको पता चलना चाहिए कि सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक कितनी मेहनत बच्चे 14 साल लगाते हैं ये पढ़ने के लिए, ये हासिल करने के लिए 14 साल लग जाते हैं लोगों को। आप उनके पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सीएम योगी को सीएम है तो
आसाम के सीएम जो है उनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके की, अगर इस तरीके की नफरत फैलाना है, अभी जो कितने आराम से बैठ के बोल रहे हो, मोहसिन रजा साहब कितने आराम से बोल रहे हैं कि मदरसे में ये होना चाहिए। अरे बोर्ड है वहां पे, मदरसा बोर्ड है, बोर्ड के नहीं, माफी क्यों मांगना चाहिए? एक सेकेंड बिल्कुल माफी क्यों मांगना चाहिए? मैंने आपसे जो सवाल पूछा, एक सेकेंड सर, मुद्दे पर आप लोग रहें, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात अगर हो तो आप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये कहते हैं कि उनको, वो तो नफरत फैला रहे हैं, वो तो माफी मांगे। सर दोनों बातें आप एक साथ कैसे बोलते हैं? मैडम मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि दूसरों के साथ क्यों नहीं होता ये? दूसरों के मदरसे, जैसा हमारे मदरसे, दूसरों के भी स्कूल है, उनके साथ क्यों नहीं होता ये? उनके पास क्यों नहीं सर्वे होता? उनके पास भी होके फिर उनका भी रखना, हमारा भी रखना, तीसरे का, चौथे का, सबका रखना। खाली हमारे को टारगेट बनाते जाएंगे, बच्चों को, मासूम बच्चे जो तालीम हासिल कर उनको डिस्टर्ब करने की बात है। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए। मोहसिन रजा मुस्कुरा रहे हैं। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि आप दूसरों के स्कूलों का भी सर्वे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप टारगेट करते हैं मदरसों को और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। दरअसल बात निधि यहाँ पर इतना है, अदिति, बात यह है कि दोनों का आपने देखा, अभी टीएमसी के हमारे बैठे हैं भाई, उन्होंने जो बोला और जो दूसरे भाई अभी बोल रहे हैं, और घूम के ये वहीं आ गए कि दूसरों का क्यों नहीं कराते। क्या इनको नहीं पता है कि क्या उनके वो लोग अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं देते हैं? क्या आपको किसने बताया कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं देते? राशिद साहब, ये आपको किसने बताया? ये आपको कैसे पता है कि नहीं देते हैं? आप नहीं देते हैं ये आपको जरूर पता चल रहा है इस सर्वे के माध्यम से, और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी जैसे हमारे तौसीफ भाई बोल रहे थे टीएमसी से, उन्होंने कहा कि साहब ये तो आजादी से पहले से चल रहे हैं, तो आजादी के बाद जो कानून बना है उस कानून से तो हम सब बंधे हुए हैं ना देश के, उस कानून से बाहर थोड़ी चले जाएंगे हम। हमने कब कहा कि हम मदरसों के खिलाफ हैं? हम खिलाफ जिस चीज के हैं उसमें तो सहयोग करिए हमको आप उसमें भी तो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम तो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम तो उनको मौलिम, मुंशी और आलिम फाजिल से बाहर निकाल कर कि वो डिग्री में से वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। ठीक है, आपने बताया वो दुरूद फातिहा करेंगे, दुरूद फातिहा मुझे भी आता है और आपको भी आता है, लेकिन आप अगर ये खाली धार्मिक पढ़ाई पढ़ाकर आप बच्चों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं और आप इस नाम पर रोटी सेकना चाहते हैं, तो सरकार आपके अकेले के लिए नहीं करेगी। ये आपके अकेले के लिए नहीं हो रहा है, ये तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और देश की, प्रदेश की और उनकी खुद की सुरक्षा की बात है कि कौन फंडिंग करता है। ये नहीं बताएंगे आप? ठीक है, इस तरीके से नहीं बताएंगे। अब आप जवाब लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिएगा आप, एक एक करके जवाब दीजिए। एक सेकेंड, राशिद शरीफ बताइए। अरे क्या सर, आराम से नहीं करना चाहिए मैडम ऐसा, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको अपना डिसीजन, अब आप उस डिसीजन पर उन्हें जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे जहन में बच्चों की सुरक्षा भी ऊपर है, वो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी है, वो ये भी कह रहे हैं जहां जहां रिक्वायर्ड है हम सर्वे करते हैं। कोई ये कैसे क्लेम कर सकता है कि हम वहां पर उन स्कूलों का कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे जो कि जिन स्कूलों को लेकर आपके मन में संशय है? अरे भाई मैं आपको मैडम बोलना चाह रहा हूं कि बिल्कुल है तो आप सुरक्षा मत दीजिए, भविष्य के बारे में मत सोच। कौन सोच रहा है मुसलमानों के बारे में? आज बताइए, मेरे को बताइए आप कौन सोच रहा? अरे जो पढ़ रहे हो वो भी पढ़ने देते रहे आप। तुम तो बिल्डिंग नहीं बनाते, तुम तो स्कूल नहीं बनाते, तुम तो कॉलेज नहीं डालते, बच्चों के लिए डालिए, इतनी हमदर्दी है तो बोल डालिए। आप बताइए, टीवी पे बताइए, आपके माध्यम से बताइए कि हम इतने स्कूल डालने वाले, इतने कॉलेज डालने वाले, इतना बच्चों को इतने उनकी जिम्मेदारी लेने वाले। वो तो कुछ नहीं, जो पढ़ रहे वो भी खराब कर रहे हैं आप। ठीक है, विजय शंकर तिवारी, यहाँ पर एक कमेंट जो भी आपने पहले तौसीफ अहमद खान को भी कहते हुए सुना, राशिद शरीफ को भी कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि आप एक धर्म विशेष के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ अदिति, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मदरसों के विषय में आपको पता करना है, जानना है, तो आप मदरसों के आसपास के जो गैर इस्लामिक जनसंख्या रहती है उनके घरों में जाइए और देखिए जाकर के कैसे भय से रहते हैं। यानी जिन मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कोई कैसे भय खा सकता है? लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो गैर इस्लामिक समाज जो वहाँ आसपास रहता है वो भयक्रांत रहता है, उनकी बच्चियां नहीं पढ़ पाती, शाम को जल्दी घर आना पड़ता है, ये सब कुछ वहाँ पर होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, विजय शंकर तिवारी, जो जिस भय की आप बात कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ कोई डेटा है आपके पास? एक मिनट,
अदिति डेटा आप जाके कैमरा लेके घुमा दो। नहीं सर, आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं, तो आपके पास इस दावे का कोई आधार होगा ना सर? मुझे बात तो करने दीजिए। हाँ, बात कीजिए सर, बात कीजिए, लेकिन अगर आप कोई दावा करेंगे तो मैं आपसे कहूंगी ना कि उसका सबूत दीजिए, उसका आधार बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। निजामुद्दीन में अरबिया विद्यालय है, जहां पर तौफीक जिस विद्यालय के संचालक हैं, वहां एक पत्रकार कुछ महीने पहले ही गया था, जिसको काटने मारने की बात कही, जिसको कमरे में बंद करके पिटाई की गई केवल इसलिए कि वो वहां पर जाकर के अपना कैमरा लेकर पहुंच गया था। आखिर ऐसी क्या चीज छुपी हुई है कि पत्रकार अगर जाए और कोई कैमरा लेके जाएगा तो उसको पिटाई और उसको मारने की बात की जाए? आप कैमरा लेकर मदरसों में घुस के दिखाइए और इसके बाद जाके वहां खींच के लाइए क्या वहां गतिविधियां होती हैं, तो इसको ध्यान में आ जाएगा। और बार बार अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ये दूसरे विद्यालयों में सर्वे क्यों नहीं होता है, तो बिल्कुल सरकार को पूरी छूट है, कहीं भी सर्वे करा ले, लेकिन उनकी सीआईडी, उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जहां सर्वे कराने के लिए कहेगा वहां सर्वे होता है। हम तो कहते हैं कराइए ना, कहीं भी कराइए, समय समय पर कराइए, लेकिन कोई पत्थरबाजी, कोई असलहेबाजी, कोई बमबाजी, कोई बम रखने का, कोई आतंकी छुपाने का कोई भी ऐसा अभी तक तो ऐसे किसी प्रमाण की बात कही नहीं गई है विजय शंकर तिवारी जी, बमबाजी, बम। सुनिए ना, अभी तक तो ऐसे किसी प्रमाण की बात कही नहीं गई। इस डिबेट में आपने सुनी क्या ऐसे किसी प्रमाण की? बिहार में वो मदरसा याद करिए जहां पर बम विस्फोट से पूरा मदरसा धराशायी हो गया है। आपको ध्यान में होगा, पूरा समाचार पत्रों में आया था, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। नहीं विजय शंकर तिवारी जी, एक मदरसा या कुछ मदरसों के टेरर लिंक होने के दावे, आरोप से हम हर मदरसे को तो कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तो खुद ही सरकार कहती आई है। मोहसिन रजा, कहीं ना कहीं क्या आप ये पॉइंट, क्या आप ये जनता को समझाने में नाकाम रहे हैं कि यहाँ पर कटघरे में मदरसे नहीं, मदरसों की जवाबदेही है, कटघरे में मदरसे नहीं, दरअसल स्क्रूटनी है, और उस स्क्रूटनी को कराने से कई तरह के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। अदिति, बिल्कुल भी ये कतई तौर पर साफ है, और शुरू से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी ने भी साफ किया हुआ है कि हम कहीं पर भी, हम तो बच्चों का मुस्तकबिल और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, हम मदरसों को और सुदृढ़ बनाने की बात कर रहे हैं। हमने तो आधुनिकीकरण किया मदरसों में, लेकिन वहां पर बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्था, अकाउंटेबिलिटी, जो लोग मदरसे चला रहे हैं उनसे अगर जाकर हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, उनको भेजा गया है और समय समय पर सर्वे होता रहा है। ऐसा नहीं है, ये गुमराह करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इसकी आड़ में अपनी रोटियां सेकना शुरू की थी। परेशानी उनकी है जो बहुत से ऐसे मदरसे थे जो पेपर पे थे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं था, खाली पेपर पे चल रहे थे। तो ये सारी चीजें, एक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है, और जो बच्चे लाखों की तादाद में उन हजारों मदरसों में हैं, तो क्या उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा की चिंता प्रदेश सरकार को नहीं करना चाहिए? ये बताए ना बैठे, ये खाली जो बातें कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक जवाब लीजिए मौलाना एजाज अथर से, उसके बाद सुबूही खान भी हमारे साथ है। जल्दी जल्दी एक कमेंट सबका। देखिए, जहां तक के मदरसों की बात है, जैसा अभी ये कहा गया, मदरसे भी जरूरी हैं। ये मदरसा कोई गलत बात नहीं सिखाता। मदरसे के अंदर दीन की और मजहब की तालीम दी जाती है और मजहबी शिक्षा दी जाती है। हिंदुस्तान की आज़ादी में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मदरसों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। योगी सरकार जी का ये जो एक कदम है बहुत अच्छा है, मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता, मैं इसकी तारीफ करता हूं कि मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी मिलना चाहिए, उनको कंप्यूटर की शिक्षा भी मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा भी मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आप हमारे क्या लखनऊ में आइए, मैं आपको दिखाऊं, मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का आज एक आईपीएस है, मदरसे ने आईपीएस भी निकाला है। ऐसी बात नहीं है। मदरसे के पढ़े हुए लड़के दुनिया भर में जाते हैं, जाकर के अपना नाम करते हैं, मुल्क का नाम रोशन होता है, मदरसे का नाम रोशन होता है, शहर का नाम रोशन होता है। जिस तरीके से एक कानून का कॉलेज है, जिस तरीके से साइंस कॉलेज है जहां साइंस की पढ़ाई होती है, कहीं कानून की पढ़ाई होती है, कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, कहीं मेडिकल पढ़ाई होती है, वैसे ही मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मजहब की तालीम होती है, वो भी बहुत जरूरी है, इसको भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हर मदरसा गलत तालीम देता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मदरसे के अंदर
मजहब की तालीम दी जाती है। कोई मदरसा दहशत की तालीम नहीं देता, इसलिए कि मजहब में दहशतगर्दी है, इस्लाम दहशतगर्दी के तो सर ये मदरसों पर डिबेट स्टार्ट क्यों हुई और मदरसों पर ये जो सर्वे हुआ जिसमें सरकार ने ये कहा कि वो अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाना चाहती है, जिस पर सरकार ने ये कहा कि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहती है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा, बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ये भी दावे किए गए कि टेरर लिंक हो सकते हैं, जिहादी तालीम दी जा सकती है, तो उसमें क्या निकल कर आया, ये बातें भी उठेंगी। लेकिन जो राजनीति हुई और जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने की, सुनिए। गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। यही करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे के नाम पर क्या ये वर्चस्व की लड़ाई बना दी गई सुबूही खान? जी अदिति, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा की तरह इस्लाम को इस्तेमाल करके हमारी कौम के बच्चों को भड़काने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए मान ली उनकी बात कि मदरसे इस्लाम का किला है, तो क्या उस किले को, क्या उस इस्लाम की शिक्षा और दीक्षा देने वाली जगह को हम लोगों को सही तरह से मैनेज नहीं करना चाहिए एक भारतीय मुसलमान होने के नाते? असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने मदरसों में जाकर देखते हैं कि उन मुसलमान बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या पहनाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके केरल के उस मदरसे की जांच क्यों नहीं करते जहां पे एक मौलाना एक 12 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था, पॉक्सो एक्ट में 20 साल की जेल हुई है? इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है? ये लड़ाई ना कोई इस्लाम के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ है, ना मदरसे के खिलाफ है। ये सवाल और ये स्क्रूटनी सिर्फ उन लोगों पर खड़ी होती है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, जो सरकार से एड लेकर मदरसे खड़े करते हैं, मुसलमान बच्चों को ना तो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, ना दुनिया की कोई, ना लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ना साइंस पढ़ाते हैं, ना मैथ्स पढ़ाते हैं। उनको पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। वो भारत के बच्चे हैं, बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है, वो भारत के बच्चे हैं। और एक बात मैं और जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ अदिति, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप जाकर सरकारी स्कूलों की जांच कराइए, आप जाकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जांच कराइए। कौन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस चीन या सऊदी अरब से पैसा लेके चल रहे हैं भाई? अभी जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है, सर्वे पूरा हुआ है, उसमें पता चला है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो सरकार से पैसा भी नहीं लेते हैं। तो फिर वो कहां से पैसा ले रहे हैं? बहुत से मदरसे सऊदी अरब से पैसा लेके चल रहे हैं, टर्की से पैसा लेकर चल रहे हैं, चीन से पैसा लेकर चल रहे हैं। हर वो संगठन जो विदेशों से पैसा लेकर, खासतौर से जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे देशों से पैसा लेकर अगर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है जो वो किसी भी मजहब का हो, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे आप इसमें जवाब लीजिए, हमारे देश अब आप इस पर जवाब ले लीजिए, इस पर जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। राशिद शरीफ। जी मैडम, सुन रहा हूँ, तो मैडम का भी सुन रहा हूँ। इस तरीके से अगर जहर भरे हुए हैं लोग, इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को है तो टीवी पे आके इस तरीके से एक मौलाना रेप कर दिए, एक मौलाना, अरे हर कम्युनिटी में होता है। एक सेकंड राशिद शरीफ, जहर, एक सेकंड देखिए, पहले मेरी बात सुन लें, आप सुन लीजिए। राशिद शरीफ, आप ये अपनी कम्युनिटी को, सर सुनिए ध्यान से, कम्युनिटी क्यों आई इसमें? अगर सुबूही खान आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती तो आप कम्युनिटी को क्यों ले आते हैं? आप सर, आप बोलते रहिए, फिर आप ही बोल लीजिए। सर बोल लीजिए, आप बोलिए, चलिए आप भाषण दीजिए, बोलिए। आप तरीके से बात करना बिल्कुल गलत। एक तिवारी सर बोले कि आप भी बात करें, तिवारी सर, आप
इस तरीके से कहीं आप बैठ के मैडम बात करें तो थोड़े सलीके से कुछ समझ में और कुछ यकीन भी हो हमारे। अभी जैसा अभी मैडम जो शुरू कर दिए फटाफट ये हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सलीका क्या होता है? राशिद शरीफ ये बोल दिए। राशिद शरीफ सलीका समझा दीजिए आज, ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है। सलीका क्या होता है? आपकी हाँ में हाँ मिलाना सलीका होता है क्या? किसी भी कम्युनिटी के बारे में और आपको ये कहां से लगा? सोई खान प्लीज एक सेकेंड, आप मेरा एक सेंटेंस बताइए राशिद शरीफ जो एक कम्युनिटी के खिलाफ हो। एक स्टेटमेंट बता दीजिए मेरा, एक सेंटेंस। आपका नहीं बोला मैडम, जो बेचारे जो दूसरे हमारी बहन बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि तो फलाने मदद। अच्छा तो सलीका आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप उन्हें सलीका सिखा रहे हैं। एक सेकंड हो जाइए ना सुबोई खान प्लीज। इसके पास नहीं होता। नहीं राशिद शरीफ एक सेकेंड, आप मदरसों पे डिबेट कर रहे हैं। जहां मुझे उम्मीद है मदरसों में आप इस बात के पक्षधर होंगे कि वहां पे एक पहचान सिखाई जाती है, एक कॉन्फिडेंस की बात की जाती है बच्चों में, एक शिनाख्त की बात की जाती है। तो आप जिन मदरसा, सुने ध्यान से, आप क्योंकि दूसरी पैनलिस्ट आपसे इत्तेफाक नहीं रखती तो आप कह रहे हैं कि इनको सलीका नहीं आता है। ये निजी हमले पे चले जाते हैं सर आप। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं कि हर कम्युनिटी में ये चीजें हैं। क्यों अपनी हमारी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करते हैं? मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। नहीं आप अभी ये कह रहे थे कि एक ही कम्युनिटी का होने के बावजूद वो ऐसा कैसे बोल सकती है? सुबोई खान का जवाब सुन लीजिए। 5 सेकंड्स दे दीजिए जी। राशिद जी राशिद भाई साहब सुनिए। अरे भाई सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। सलीके की बात आपने करी थी, आपने मेरा नाम लिया था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबसे बड़ा सलीका मेरे भाई, सबसे बड़ा सलीका आज के समय में ये है कि हमारी कौम के बच्चे जिनको शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, जिनकी ना शिक्षा का ध्यान है ना स्वास्थ्य का ध्यान है, उनको किस किस चीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा सलीका है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात बीजेपी कांग्रेस की भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ मदरसों में क्या व्यवहार हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी कौम के बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा सलीका ये है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए। सबसे बड़ा सलीका है अपने जिम्मेदारी, हुकूमत ले रही जिम्मेदारी, सबसे बड़ा सलीका है। क्या कोई बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे, बच्चों के लिए कुछ स्कूल डालने का सोच रहे, बच्चों के लिए कुछ यूनिवर्सिटी डालने का सोच रहे, क्या सोच रहे? जो मदद है उसको भी खत्म करने की एक सेकंड इस पे मैं जवाब मोहसिन रजा से लूंगी। एक सेकंड हो जाए सुबही खान। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं आप बच्चों के लिए क्या आप कहते हैं आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये कह रहा है एक स्कूल खोलने के बारे में सोचते, यूनिवर्सिटीज खोलने के बारे में सोचते, जो बच्चे मदरसे जा रहे हैं आप तो उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सीरियस नहीं है मुस्लिम बच्चों के फ्यूचर को लेकर? वो जो आपने अदिति ये बात कही है, जो ये परेशानी है वो इन्हीं जैसे लोगों की है जिन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। वो देखिए उनके आगे कुछ अध्यक्ष लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में कोई संस्था बना रखी है उन्होंने। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भविष्य उज्जवल ना बने, वहां कोई एपीजे कलाम ना निकल आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ना बन जाए कोई। वो ये जो बनाना चाहते हैं वो ये बनाना चाहते हैं अपनी तरह से। जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से भड़काऊ बात बोल रहे थे, तो पहली चीज तो वो ये तय करें कि क्या वो मौलाना है या पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं। ये दोनों चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं। फिर भड़काऊ भाषण देकर जज्बात उभार देना, जज्बात उभारने के बाद ये तुम्हारा किला है, तुम जंग लड़ लेना। अरे भैया ये सब नहीं बताया जाता है, दीन में ये नहीं पढ़ाया जाता है। दीन में भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक पढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी बातों से तो यही मतलब निकल कर आता है। जो लोग देखते हैं, क्योंकि जो डिबेट में लोग आते हैं इनकी दुकानें बंद हो रही हैं और आने वाला जो मुस्तकबिल है मुस्लिम समाज के बच्चों का वो बेहतर होने जा रहा है। ये सर्वे से परेशानी उन लोगों को है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, और कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उनको है जिनकी दुकानें बंद हो रही है। आम बच्चों के भविष्य के लिए हम दुकान आप इन्वेस्ट करे हुए हैं क्या? भैया आप लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं,
आपके पीछे भी आपकी तस्वीर लगी, एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, आप अकेले अध्यक्ष बन गए, आप मुसलमानों के ठेकेदार हो गए। आप जैसे लोगों ने ही हमारे देश के मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। ना बीजेपी ने, ना आरएसएस ने, बल्कि बीजेपी की सरकार ने तो और आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको पता नहीं है, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने अरे तो आपका पहला शिक्षा मंत्री देश का मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद आप बताइए कितने मौलाना अबुल कलाम आजाद निकाले आपने, कितने पीछे कलाम मदरसों से। आप मॉडर्न एजुकेशन से क्यों भाग रहे हैं? आप धार्मिक शिक्षा लीजिए, मना नहीं कर रहा कोई, सर्वे से क्यों भाग रहे हैं आप? हमने जो अनुदान दिया हुआ है, हमारे यहाँ अनुदानित मदरसे हैं 560, आपको पता भी है कुछ, लेकिन आप लोग दुकानें बंद हो रही हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। एक बार में एक आवाज, एक बार में एक आवाज, ऐसे डिबेट नहीं मैं कर पाऊंगी। आप मोहसिन रजा, इन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये धर्म के जो है उसको समझ रहे हैं कि ये मुस्लिम लीडरशिप को क्लेम करते हैं। लेकिन सर, जो मदरसों को लेकर सवाल है और जो चिंताएं और आरोप एक तरीके से लगाए गए मदरसों को लेकर, उन्हें एड्रेस करने के लिए या उनके प्रमाण के तौर पर क्या मिला, ये सवाल तो आपकी सरकार से रहेगा ना सर। तो जब आपको सरकार से नहीं है, वो तो सर्वे हमारी एजेंसियों ने किया है, सर्वे की रिपोर्ट हम सार्वजनिक करेंगे, वो समय आने पर सार्वजनिक होगी। वो काहे के लिए हमने सर्वे कराया है? वो कोई छुपा कर सर्वे हो रहा है? आप मीडिया लगातार दिखा रहा है, लेकिन बेचैन कौन हो रहा है ये भी तो देखिए। बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनका कैसे भविष्य अच्छा हो, वो डॉक्टर इंजीनियर भी बने। ठीक है, अब आप जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, राशिद शरीफ से जवाब ले लीजिए, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, जल्दी जल्दी प्लीज। अभी है सो हमारी मैडम है सो बता रहे हैं कि भाई सर्वे में मिला क्या, जरा बताइए ना जनाब, बताइए ना, तो आपको राशिद पूरे हिंदुस्तान को बताइए सर्वे में क्या मिला। सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर्वे की रिपोर्ट पूरे मुसलमानों को बताइए हिंदुस्तान के क्या मिला, हिंदू भाइयों को बताइए क्या मिला। 8,000 मदरसे ऐसे मिले हैं जो रजिस्टर नहीं है। 8,000 मदरसे अगर रजिस्टर नहीं है तो क्या ये सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है? उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला नहीं है क्या? अरे इससे इनकार किया जाता है क्या? 8,000 मदरसों में लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे हैं 8,000 मदरसों में। उनका भविष्य कौन खेल रहा है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? आप परेशान ठीक है, जल्दी से, ठीक है तौसीफ अहमद, एक सेकंड राशिद शरीफ, अभी सर्वे की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक नहीं हुई तो अभी शायद आपको भी संयम बरतना चाहिए, और अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो मोहसिन रजा कह रहे हैं रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार कर लीजिए, तो दोनों संयम बरत लीजिए यहाँ पर। तौसीफ अहमद खान, उसके बाद सुबुही खान, जल्दी जल्दी। देखिए आदित्य जी, मोहसिन रजा साहब ने बोला, जो कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन में, कि वो पूर्व मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं मंत्री। उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ धर्म की शिक्षा होती है मदरसों में, ऐसा नहीं चलेगा, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो देखिए, हमारे देश का कानून है, संविधान है, संविधान में ही लिखा हुआ है कि धर्म की शिक्षा देना हक है लोगों का। जो लोग धार्मिक हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, वो उनका हक है। अब अगर ये कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहां सिर्फ धर्म का शिक्षा चले, तो ये एक नई बात वो कह रहे हैं। ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर सिर्फ धर्म की शिक्षा हो तो उसको तोड़ दो। ये गलत है, ये गैर कानूनी बात है, ये बहुत बड़ी गुमराही है। मंत्री होते हुए अगर ऐसा बात बोले, मैंने कहा कि धार्मिक शिक्षा, क्योंकि मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अगर हम एक हाथ में कुरान दे रहे हैं तो दीन की भी बात आपके कर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर दे रहे हैं तो दुनिया भी आपके हाथ में देने की बात कर रहे हैं। आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं, गुमराह मत करिए। जो कहता आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं चलेगी और वहाँ पे दूसरा भी सिलेबस डालना होगा। ये आपका ये मुद्दा था, आपने ये मुद्दा उठाया, मोहसिन रजा साहब ने मुद्दा उठाया कि सिर्फ धर्म नहीं चलेगा, वहाँ पे सिलेबस डालो। अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के अंदर अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप बेशक कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा मोहसिन रजा जी। मोहसिन रजा जी, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था वो क्लैरिफाई कर दिया तौसीफ अहमद खान।
उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम सामाजिक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया? एक सेकेंड, लेट मी फिनिश प्लीज। तो कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है और क्यों क्रिएट की जा रही है? कानून का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये कहता है कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन धर्म की सिर्फ एजुकेशन दे रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन को तोड़ दो या उस इंस्टीट्यूशन में बोलो जबरदस्ती के बंद करो, अनलेस तुम उसमें और भी सिलेबस में इंक्लूड करो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो। ऐसा कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के अंदर जो जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, स्कूल्स हैं, मदरसा है, उनमें वो सब्जेक्ट्स रेगुलेट करते हैं। उनके अलावा भी अगर कोई मदरसा है जहां पे सिर्फ अरबी पढ़ाया जाता है, जहां पे सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, तो उन मदरसों में, उन प्राइवेट मदरसों में ये जाकर के जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करना बंद करो और तुमको साइंस पढ़ाना होगा या हिस्ट्री पढ़ाना होगा। कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। मोहसिन साहब ने यही बात बोला और एक मंत्री रहे होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वहां से ही पढ़ के निकले। हमने तो उनको एक व्यवस्था दी है, इसका तो आपको वेलकम करना चाहिए, ना कि आप उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बैठकर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपको ये सूट करता है। वेस्ट बंगाल में आप इधर उधर से लोगों को बुला के सरकार भी बना लेते हैं। आपको तो देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है और ना ही मुस्लिम समाज की सुरक्षा की मतलब है। कौन सा रिपोर्ट नहीं, आपके यहाँ तो ये होता है जो आप कह रहे हैं कि आप लोग तो इसी बात के लिए वेस्ट बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान अब हमारे दर्शकों के लिए सुनना जरूरी। एक तरफ तो आरोप ये लगाए जाते हैं कि मुसलमान पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उनके लिए बराबरी के मौके नहीं है, नौकरियां नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना मदनी ये भी कहते हैं कि सरकार से मदद लेंगे तो फिर सरकार के गुलाम हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि हमारे मदरसे इसलिए थोड़े ही हैं कि उनमें पढ़कर बच्चे नौकरी हासिल कर सकें। आप सुन लीजिए। हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत खराब हो गई आसाम के अंदर, और जहां बोर्ड का बिहार में हुआ वहां बिहार में खत्म हो गए, यहां अगर होगा यहां भी मदरसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं, मुल्क की आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये उठेगा सुबूही खान कि ये अरशद मदनी जो कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए बच्चे जाएंगे मदरसा, तो फिर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन सब के लिए कहाँ जाएंगे? फिर अलग स्कूल जाएंगे वो? जी अदिति, इस सवाल का जवाब तो भी मोहसिन जी ने भी पहले दे ही दिया था कि मदरसों में अगर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बताई जाए, इंग्लिश, साइंस, मैथ पढ़ाई जाए, तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी और एक इंस्टीट्यूशन से मुसलमान बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जा सकेगी। दूसरी बात, मदनी जी ने अभी कहा कि जिससे हम मदद लेंगे उसके गुलाम हो जाएंगे, हम सरकार से मदद नहीं लेंगे। यही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि सऊदी अरब से, चीन से, टर्की से मदद लेने वाले मदरसे सऊदी अरब, चीन और टर्की के गुलाम हैं। आज तो चलिए सऊदी अरब फिर भी सुधरने की राह पर है, लेकिन टर्की और चीन से मदद लेने वाले मदरसों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या पढ़ाते होंगे हमारे बच्चों को? चीन और टर्की द्वारा जो सिलेबस आता होगा वही पढ़ा देते होंगे। उन बच्चों को क्या पता कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। एक उदाहरण अभी और मोहसिन जी ने दिया था, मैं दोहरा देती हूँ, क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं अपनी निजी हित साधने के लिए, निजी राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने उस बात को इग्नोर करा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो सिर्फ कागजों में थे, जो एक्चुअली में चल भी नहीं रहे थे। इससे क्या होता है अदिति, कई बार ये लोग आवाज उठा देते हैं कि जो मदरसा टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, कई बार ये लोग आवाज उठा देते हैं कि भाई XYZ मदरसे को पैसा नहीं मिला सरकार से, हमें मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, सरकार के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। अगर कागजों में भी सिर्फ मदरसे और वो पैसा लेकर जा रहे हैं
तो जो सही में मदरसे चल रहे हैं उनके टीचर्स को सैलरी नहीं पहुंच पा रही है, पैसा गलत जगह बट रहा है, सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है। एक्चुअल जो मदरसे चल रहे हैं, जो एक्चुअली मुसलमान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो एक्चुअली मदरसा टीचर्स हैं, उन तक वो पैसा पहुंचना चाहिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार निर्धारित करती है। और जो मदरसे सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं अदिति, वो ये पता हमें करना हमारा अधिकार है कि कहां से वो पैसा ले रहे हैं, कौन वो मदरसे चला रहा है, क्या वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चों ठीक है, अब आप इसमें जवाब दीजिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठेगा कि क्या रिपोर्ट में, सर्वे की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है जिन बातों को, जिन पॉइंट्स को आप उठा रही हैं सुबुही खान? ये अपने आप में बहुत अहम पॉइंट है। सुबुही जी, ये अदिति जी देखिए, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये दो शब्द सुबुही जी के बहुत फेवरेट है, इसीलिए वो बार बार इस बात को रिपीट कर रही है, इल्जाम लगा रही है कि भारत में जो मदरसे हैं उनको पैसा आता है सऊदी से और तुर्की से। ये कोई खुफिया रिपोर्ट होगा शायद इनके पास में, या ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रिपोर्ट ने तो अभी तक ये बात नहीं बताया। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि इन मदरसों को पैसा कहां से आता है। देखिए, हमारे इस्लाम में जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को ये दीनी हुक्म है कि आप ज़कात का पैसा आप अदा कीजिए। ज़कात का पैसा मैक्सिमम, जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही इतने सारे हैं हमारे मुसलमान भाई, दिल खोल करके पैसा दिया करते ज़कात का। सुबह शायद नहीं देती होगी, सुबह को मालूम नहीं होगा, मैं नहीं जानता उनका इनकम ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़कात का पैसा मदरसों में देते हैं, मैं खुद भी देता हूं। तो ये आप पूछेंगे, मदनी साहब खुद भी बोलेंगे, आप मोहसिन रजा साहब से पूछ लेंगे, वो भी बोलेंगे कि जी हाँ, मदरसों में ज़कात का पैसा जाता है, जिसे बेसिकली हम कहेंगे कि कम्युनिटी के तरफ से जो कंट्रीब्यूशन मिल करके ये मदरसे जो है उनका फंडिंग होता है। अब इसके अलावा अगर कहीं पे किसी को सरकार से फंडिंग आता होगा तो बिल्कुल मिलता होगा। अब इसमें अगर कोई सवाल खड़ा होता है कि भाई कहीं पे करप्शन है, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार के फंड से पैसा रिलीज हो रहा है, मदरसे में नहीं पहुंचता है, करप्शन है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि भाई ये तुर्की और ये सऊदी अरेबिया ये एक प्रोपेगेंडा है, आप इसका बेसिस दिखाइए। ठीक है, जवाब लीजिए पहले सुबुही खान, उसके बाद मोहसिन रजा का भी जवाब लूंगी, क्योंकि हमने दो पॉइंट यहाँ पर उठाए। तौसीफ अहमद खान, पहले सुबुही, ये कह रहे हैं, आप बार बार कह रही हैं कि चाइना, टर्की, सऊदी अरबिया, यहाँ से पैसा आ रहा है मदरसों को, इसका कोई आधार है, इसका कोई सबूत है? उसके बाद मोहसिन रजा जी की मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है, अगर बाहर से हो रही है तो कैसे हो पा रही है, ये ट्रैक तो सरकार रख ही सकती है। लेकिन पहले सुबुही खान आप। जी अदिति, मैं सबसे पहले तो तौसीफ जी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूँ भाई साहब, मैं गांव-गांव जाके, जिले जाके प्रवास करती हूँ। एक उदाहरण आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का, बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। बलरामपुर में जंगल के रास्ते में कई ऐसे मदरसे हैं जो घरों में खुले हुए हैं, कई ऐसे मदरसे हैं जो ये नहीं पता कि कौन चला रहा है, ये नहीं पता था कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद तो उस बीहड़ रास्ते पर सड़कें बनी है ताकि कम से कम लोगों का आवागमन हो और पता चले कि कौन वो मदरसे चला रहा है, कहां से पैसा आ रहा है और हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। सरकार के पास सारी खुफिया रिपोर्ट्स हैं भाई, हर चीज सार्वजनिक नहीं की जाती है और समय आने पर सार्वजनिक की जाती है। हमारी सारी लड़ाई आपसे ये है कि सर्वे होने तो दीजिए, आप तो सर्वे के नाम से ही उछल रहे हैं। अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं पाया जाएगा उसको जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा। आप लोग सर्वे के नाम पर उछल क्यों रहे हैं? ठीक है, एक सेकेंड, कौन सी दुकानें और कौन सी राजनीति अफेक्ट हो रही है? एक सेकेंड, जवाब एक जवाब मोहसिन रजा से, एक जवाब मोहसिन रजा से। अदिति जी, अभी हमारे भाई तौसीफ कह रहे थे, अच्छी बात उन्होंने कही, ठीक है, ज़कात का जिक्र है और सभी धर्मों में है कि जो लोग आर्थिक कमजोर होते हैं, संपन्न लोग उनकी मदद करते हैं। ये हर धर्म का संदेश होता है और हर धर्म के लोग इसको मानते हैं। हमारे यहाँ चूंकि हमारे लोग कम शिक्षित हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो कुछ लोगों ने वो जो ज़कात लफ्ज है उसको इस्तेमाल करके अपनी दुकानें और अपनी जेबें भरने का काम किया है। उस पर भी बेचारे मुसलमानों को दोहन कर लिया जाता है। ये कहकर, ये तौसीफ भाई को शायद नहीं पता है, वो आएंगे तो मैं उनको बहुत सी ऐसी संस्थान दिखाएंगे जो जबरदस्ती ज़कात के नाम पर अपने यहाँ पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो उन गरीब असहाय मुस्लिम समाज के बच्चों तक हरगिज नहीं पहुंचता है जिनकी जरूरत के लिए वो ज़कात निकाली जाती है।
लेकिन नहीं देते। लेकिन बहुत से लोग करते हैं बड़ा दिल करके कि हर समाज के लोग करते हैं, लेकिन ये खैरात और ज़कात से मदरसे नहीं चलते। खैरात और ज़कात से ये मदरसे नहीं चलते भैया। लोगों की जिंदगियां बढ़ाई जाती हैं, उनको संपन्न किया जाता है। अगर कोई कमजोर है तो उसको मदद की जाती है ज़कात से, और आप शिक्षा को उससे जोड़ रहे हैं। तो शिक्षा तो आपको पहला ही कुरान में अगर कोई निर्देश आया है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, वो इल्म का आया है। इल्म से भाग रहे हैं, ज़कात पर आप जोर दे रहे हैं। ज़कात चूंकि किसी की जेब में जाएगी, उसका हिसाब कोई नहीं है। और यही फंडिंग का मामला है मदरसों में। जो मदरसे चंद लोग चला रहे हैं, करोड़ों जो मुसलमान बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं, जिनको आज मोदी सरकार में घर मिले हैं, योगी सरकार में घर मिले हैं, जिनको आज प्रदेश और देश की सरकार हमारी सब कुछ आच्छादित कर रही है, तो ये क्या हमने परेशान किया था? 8 सालों में ही ये बेघर हुए थे। 8 सालों में ही इनके पास में सारी चीजें पहुंच गई। 60 साल इनको किसने लूटा है? और आप आज भी बैठकर हिमायत कर रहे हैं उनकी। आज हम उनको मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, पहले क्यों नहीं जोड़ा गया? और वो लोग जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और वो मदरसे भी चला रहे हैं, अपने बच्चे इंजीनियर डॉक्टर क्यों बना रहे हैं मदरसे में? आप बनाइए। ये बताइए कि चलो 3-4-5% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, 25 बच्चों के बारे में आज आप क्या सोचे वो बताइए फिर। अरे हम तो आज सोचे भी, आप जिनके साथ 60 साल से जी रहे थे, उन्होंने तो आपके साथ कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो आपको फुटबॉल बनाकर रखा। हम तो चाहते हैं हम आपको फुटबॉल का प्लेयर बना दें। आपको फुटबॉल बनाकर जिन्होंने रखा, आप उसी से खुश रहे कि एक एक मार के उधर फेंक दिया, एक एक मार के कांग्रेस ने इधर फेंक दिया, एक एक मार के समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने आपको इधर से उधर उछाला। आपके यहाँ तेलंगाना में भी ऐसे ही है। बाबा क्या करने वाले हैं आप? धुआं मजदूर मत बनिए। आपको आज एक अच्छी शिक्षा, आज अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुरक्षा सब कुछ मिल रही है आदरणीय मोदी सरकार में देश में, और आदरणीय योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में। उसके साथ मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ही सामान्य सी बात होती है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे जांच से डरने की जरूरत क्या है? अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के पास असली राशन कार्ड है, असली आधार है, असली वोटर ID है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शक का घेरा कब होता है? शक का घेरा हम खुद बना लेते हैं जब हम इनके नाम से बचने लगते हैं, इनके नाम पर अपना बचाव ढूंढने लगते हैं और क्या करते हैं? विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आपको AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के 4 बयान सुनवाते हैं। आप सुने और सोचे कि मदरसों का सर्वे क्या इतना बड़ा मामला था जितना बड़ा वो इन बयानों से बना रहे। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका RSS के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। यही करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। तो सुबोई खान, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ये भी एक सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, दरअसल यहाँ पर हैरेस किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी,
अदिति, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सारी राजनीति केवल और केवल मुसलमान बच्चों और मुसलमान युवाओं को इस्लाम के नाम पर इमोशनली भड़काकर चलती है। जिस दिन ये इस्लाम का नाम लेके मुसलमान को भड़काना बंद कर देंगे, उस दिन इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। एक तरफ ये बोलते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और दूसरी तरफ हैदराबाद में मिसियार मैरिज बंद नहीं करवाते हैं। 80-80 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ शारीरिक दुष्कर्म करते हैं मिसियार निकाह के नाम पर, उसको तो खत्म नहीं करवाएंगे, लेकिन मुसलमान को ये बोलेंगे इंशाल्लाह एक दिन बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बिल्कुल बनेगी मुसलमान बच्ची, बननी चाहिए मुसलमान बच्ची देश की प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकती? जो अपने मुल्क से प्यार करेगा वो अपने देश का सेवक बन सकता है, लेकिन वो तब बनेगा जब उसके हाथ में किताब हो, वो तब बनेगा जब उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जब आप उसको मानसिक गुलाम ना बनाएं किसी संगठन का, जब आप उसको मजहब के नाम पर भड़का कर उसको उसके देश से तोड़ने की कोशिश ना करें, उस दिन वो जो चाहे वो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल उठाया सुबुई खान ने, ठीक है, तौसीफ अहमद खान, इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को लेकर चिंता सेलेक्टिव क्यों है, या उसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? नहीं, देखिए गलत स्टेटमेंट सुबुई जी दे रही है। वो कह रही है कि अनलेस आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये झूठ बात है। कहीं पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलता है कि आपको डिग्री होना चाहिए तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। भाई, देश का चाय वाला भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है, ठेला वाला भी, जाहिल जबड़ जिसने कभी स्कूल नहीं भी देखा वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यही तो हमारे देश के डेमोक्रेसी की खूबी है। अब ये मैडम को अपना क्योंकि कुछ होगा, कुछ एजेंडा इन्हें चलाना, तो देखिए अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार आज मेजॉरिटी में है, बीजेपी सरकार आज जो चाहे कर सकती है, तो क्यों नहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर देती बीजेपी सरकार? गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को लेकर के तय कर दीजिए कि भाई वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। भाई, मदरसों से वुमेन एम्पावरमेंट आ गया इसमें। तौसीफ अहमद अदिति जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ज्यादा से ज्यादा टिकट कैसे मिलेगा औरतों को? तो ये तो वही तो मुद्दा आ जा रहा है। तो जहाँ पे वुमेन लीडरशिप है, एक सेकेंड, रिजर्वेशन से एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो जिन पार्टियों में वुमेन लीडरशिप है उन पार्टियों, वो पार्टियां तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकती हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है? आपने तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक इस देश में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। ये क्या बात हुई? अब एक अकेला तृणमूल में आप देख लीजिए, जो तृणमूल में मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जो जितने कैंडिडेट्स को टिकट गया सबसे ज्यादा है, उसको अगर आप एवरेज कर ले किसी और पार्टी से, तो एक भाई तो मैं यही कह रही हूँ, जहाँ पर विमेन लीडरशिप है वहां पर प्रमोट, जो जहाँ आप रिजर्वेशन पर चले गए, सवाल मदरसों पर था, आप विमेन एम्पावरमेंट को ले आए, आप प्रधानमंत्री बनाने की रेस में आ गए। सर प्रधानमंत्री बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनाइए, सब बनाइए, लेकिन ये जो अभी उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टिव है, ये जो मुस्लिमों के लिए चिंता है ये सेलेक्टिव है, आप इसमें चूज एंड पिक करते हैं, ये सवाल था उनका। तो चूज एंड पिक तो बीजेपी ने किया। बीजेपी बोल रही है कि हम मदरसों को ही अच्छा बनाएंगे, मदरसों को मदद देंगे। आप शाखाओं को भी मदद दीजिए, आप शाखाओं का भी सर्वे कराइए, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? मोहसिन रजा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ले लीजिए उनसे, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए मोहसिन रजा। कितने बम रखे हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है, अब आप जवाब नहीं लेंगे, जवाब खुद ही दे देंगे, सवाल भी पूछेंगे जवाब भी दे देंगे। अब जवाब ले लीजिए, जिससे पूछा उससे तो जवाब ले लीजिए प्लीज। मोहसिन तौसीफ साहब अभी काफी युवा हैं, मुझे लगता है कि सवालों के पीछे जज्बात बहुत हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अगर सर्वे हो रहे हैं तो सर्वे सभी जगह होते हैं और पूरे देश में हर राज्यों में होते रहते हैं समय समय पर सर्वे। और ये जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे से बेचैन होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में हो रहा है ना, हमें अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की बात है। अगली बार हम आपके यहाँ सरकार बना लेंगे, वहां भी सर्वे कराएंगे और वहां भी वहां के लोगों को सुरक्षा भी देंगे और वहां के मुस्लिम समाज का उत्थान भी करेंगे। चिंता मत करिए, अगली बार हम वेस्ट बंगाल में भी सरकार बनाएंगे, ये हम आपसे अभी कह के जा रहे हैं। आप याद रखिएगा मेरी बात को, और आपको भी लाएंगे अपने साथ में, आपका भी सहयोग लेंगे। तौसीफ अहमद खान, ये कलकत्ता
आप मोहसिन रजा जी, आप कलकत्ता आइए, कलकत्ता का बहुत फेमस मिष्टी दोई हम आपको खिलाएंगे, मैंने बहुत खिलाया है। आप आइए, मैंने बहुत आप आइए, ऐसा खिलाएंगे जो आप कभी भूलने नहीं पाएंगे। बंगाल के लोग हमें, और हमारे वेस्ट बंगाल के लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है। आप लोगों ने परेशान कर रखा है, आपकी सरकार से परेशान है। वो भी चाहते हैं वहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी का आप आइए, हम आपको दावत देते हैं कलकत्ता में मेहमान नवाजी का शरफ मुझे दीजिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में, और वहाँ शुगर फ्री मिष्टी नहीं, मुद्दे से अलग जा रहे हैं हम, यहाँ मुद्दे से अलग जा रहे हैं। राशिद शरीफ वैसे वेस्ट बंगाल इंडिया में ही है, कोई भी भारतीय कभी भी वहाँ जा सकता है और वहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकता है, इसमें किसी को न्योते की जरूरत नहीं। राशिद शरीफ नहीं, कहाँ जा सकता है मैडम? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे की तैयारी क्या है उनकी, बच्चों को लेके? कहाँ जा सकता है? मैंने क्या कहा? एक सेकंड, आगे की तैयारी क्या है? बच्चों को लेके आगे की तैयारी क्या है? मोहसिन रजा साहब से पूछना चाहता हूँ मैं, और खुश हो जाना चाहता हूँ अगर कुछ करना है वो लोगों को। तो बच्चों को अगर आगे उनका भविष्य उज्जवल कराना है, उनको एपीजे कलाम बनाना है, उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाना है, उन्हें आपके लोगों की तरह नहीं छोड़ना है, उन्हें आपकी तरह दुकानें देना नहीं है, उन्हें देश के लिए तैयार करना है, उनको अपने परिवारों के लिए, अपने राज्यों के लिए तैयार करना है। वो देश के होनहार बच्चे निकले, ऐसा उनको प्लेटफॉर्म देना है, ये तैयारी है हमारी। मेरे बच्चे वो देश के सिपाही बनकर निकले, आपकी तरह दुकान बनाकर कमरे में न बैठ जाए। मदरसे के बारे में आज बात हो रही है, मैंने कहा ना, हमने मदरसों का जो आज हमारे यहाँ मदरसे मॉडर्नाइज हुए हैं, बच्चों की शिक्षा का स्तर उनका अच्छा होगा, वो मुंशी, मौलवी, आमिल, कामिल, फाजिल बनने के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे। वो समाज के साथ साथ समाज की मदद करेंगे। अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो सबका इलाज करेंगे, अगर वो इंजीनियर बनेंगे सबके लिए निर्माण करेंगे, बड़े बड़े भवन, उसमें आप भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। इसलिए ये आप लोग बेचैन मत होइए, हम आगे के भविष्य के लिए और एक तो बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। प्रश्चिन लगा है, वो प्रश्चिन भी हटना चाहिए, वो आप लोगों ने लगवाया है, के लिए कुछ करिए। आप जैसे लोगों ने ही लगवाया है। चलिए, मदरसों का सिलेबस आउटडेटेड है ये कहा जाता रहा है, और ये तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने भी कहा था, जिनके बारे में आपने बार बार मिसालें दी जाती हैं, ये खुद भी आपने देखा होगा, और वो खुद मदरसे से पढ़े थे। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों को गहराई में जाकर समझा है, वो क्या रखते, उनकी क्या राय है इस मामले में, सुनिए। जब मदरसों में रिफॉर्म की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाने लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो सियासत होने लगती है उस पर फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि आपने देवबंद को लिखा, आपने सवाल पूछे। आप ऐसा कीजिए, इसका बेहतर तरीका यह है कि खुद मुस्लिम देशों को देखिए, जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है और मुसलमान ही हुकूमतें चला रहे हैं, उनका वो अलाउ करेंगे इन किताबों को पढ़ाने के लिए मदरसों में? नहीं, वो तय करते हैं, सरकारें वहां की तय करती हैं कि मदरसों में, मदरसा क्या है, मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, वो सरकारें तय करती है। मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूं, पाकिस्तान की आप इंटरनेट पे चले जाइए और पाकिस्तान की रिपोर्टर जरा देख लीजिए, कितने वहां के एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या लिखा है मदरसा एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि कैसे पूरे समाज में जो अस्थिरता है और जो हिंसा का वातावरण बन गया है, उन्होंने उसके लिए मदरसों को जिम्मेदार ठहराया। मेरे पास पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर स्कॉलर जावेद अहमद गांधी के इंटरव्यू का स्क्रिप्ट है मेरे पास, और ये YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर खुद देख लीजिए। वो ये कहते हैं कि आज जो टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंक आप देख रहे हैं, इसके लिए वो रिलीजियस थॉट, वो दीनी फिक्र, वो चिंतन जिम्मेदार है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है और जो उनकी सियासी तहरीकों में, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उसमें सिखाया जा रहा है। और उन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं कि ये 4 चीजें हर मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, वो इसको एडमिट करें पब्लिकली या ना करें। और उन 4 चीजों में पहली चीज ये है
कि जहां कहीं भी, अब ये गौर करने की बात है, कुफ्र होगा, शिर्क होगा। कुफ्र का मतलब है आप जानते ही कि हर किसी को, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहा जाता है काफिर, बल्कि खुद मुसलमानों में जो अलग अलग सेक्ट है वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इसकी सजा मौत है और ये सजा हमें लागू करने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जावेद अहमद खान भी कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि दुनिया में दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम हैं जो मुसलमान नहीं है, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके ऊपर मुसलमान हुकूमत करें। तो मदरसों के सर्वे पर जो एक बड़ी बहस आपने बीते महीनों में देखी है, उसमें एक अहम आवाज आरिफ मोहम्मद खान की भी है और वो वहां पर सिलेबस को लेकर कई अहम पॉइंट उठा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।